हेलो स्टूडेंट्स, मैं नवीन शर्मा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको याद है कि पिछली कक्षा में हमने भारतीय इतिहास के परिचय को पढ़ा था। आज हम उसे आगे बढ़ाएंगे। बच्चों का कुछ प्रश्न थे कि आखिर ये प्राथमिक स्रोत और साहित्यिक सामग्री में किसको शामिल किया जाए और उसे याद रखने का एक आसान तरीका क्या हो। तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा ध्यान लगाइएगा। अभिलेख सिक्के भवन पुरातत्व स्रोत कहलात, पांडुलिपि ग्रंथ मिले, साहित्य सामग्री बन जात। अर्थात अभिलेख, सिक्के और भवन ये सब प्राथमिक स्रोतों का में शामिल होते हैं। वहीं पांडुलिपि ग्रंथ और अन्य सभी प्रकार के लिखित दस्तावेज साहित्यिक सामग्री का भाग होते हैं। आइए आज की कक्षा को शुरू करते हैं। आर्कियोलॉजी में पाओ पुरातत्व का ज्ञान, शुरुआत की कनिंघम ने जो थे बड़े महान। अर्थात प्राथमिक चीज़ों के अध्ययन को आर्कियोलॉजी कहा जाता है और भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष लॉर्ड कनिंघम साहब थे। हेरोडोटस पिता मेरा, हिस्टोरिका का देता ज्ञान, ज्योग्राफी जिसने लिखी टोलमी उसका नाम। अर्थात भारतीय या विश्व इतिहास के पिता जो कहे जाते हैं वो हेरोडोटस को कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है। वहीं ज्योग्राफी लिखने का श्रेय टालमी साहब को जाता है। इतिहास को स्रोत सामग्री के आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले हिस्से को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में केवल स्रोत ही मिल पाए, पाषाण का प्रयोग हो, लिखित कुछ ना है पाए। अर्थात इतिहास का वह कालखंड जहां हमें प्राथमिक स्रोत तो मिलते हैं लेकिन कोई भी लिखित सामग्री नहीं मिल पाती। इस काल में मुख्य रूप से इंसान पाषाण का प्रयोग करता था। इसी कारण से पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल में शामिल किया गया है। इसका जन्मदाता रॉबर्ट ब्रूसवुड को कहा गया है, जिन्होंने इसके बारे में पहली खोज की। दूसरा काल आग ऐतिहासिक काल कहलाता है, तो थोड़ा सा उसको याद रखिए। आग ऐतिहासिक काल में स्रोत लिखित दोनों ही मिल जाए, बोस्ट्रोफेदान है लिपि इसकी, जो कुछ भी समझ ना आए। अर्थात इस काल में हमें लिखित सामग्री तो मिलती है किंतु हम असफल हैं कि उस सामग्री को समझ पाने में। तीसरा काल ऐतिहासिक काल कहलाता है। यही वो कालखंड है जिसे हम इतिहास के नाम से जानते हैं। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि बुकों में अक्सर लिखा होता है BC, AD, CE, आखिर ये क्या है। तो समझिएगा, BC बिफोर क्राइस्ट है, AD एनो डोमिनी। BC बिफोर क्राइस्ट है, AD एनो डोमिनी। CE बोले कॉमन एरा, BP बिफोर प्रेजेंट। भारतीय इतिहास के पहले कालखंड को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे कि पाषाण काल कौन सा काल है और इस काल की विशेषता क्या है। भारत में मानव जीवन का जो पहला साक्ष्य है वो आज से लगभग 12 से 14 लाख साल पहले महाराष्ट्र के बोरी जिला से मिलता है। वहीं अगर वैश्विक बात की जाए तो मानव जीवन का पहला साक्ष्य 42 लाख वर्ष पहले नील नदी की घाटी से मिलता है। भारत के इतिहास के पहले काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल को समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है और इसका पहला हिस्सा बनाया गया है पूरा पाषाण काल। ये मानव इतिहास का सबसे बड़ा युग है और मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल में लिखी गई है। लेकिन जिस काल के बारे में जान पाना बहुत मुश्किल है। इस काल को भी आगे समझने के लिए 3 हिस्सों में बांट दिया गया है। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं। पूरा पाषाण काल के 3 हैं पुत्र, बड़ा पुत्र है निम्नपुरा पाषाण। तो आइए हम निम्नपुरा पाषाण के बारे में जानेंगे।
कुल्हाड़ी कोठार गंडासा निगरे तो मनुष्य की शान। अर्थात पूरा पाषाण काल के 3 पुत्र, बड़ा है नीमन पूरा पाषाण, कुल्हाड़ी कुठार गंडासा निगरेटो मानुष की शान। अर्थात इस काल में हमें कुल्हाड़ी कुठार गंडासा और निगरेटो मानुष मिलता है। मध्य पूरे पाषाण की अगर बात की जाए तो समझिएगा, बेधक खुरचनी रंदे फलक। आप थोड़ा ध्यान से नोट कीजिएगा, बेधक खुरचनी रंधे फलक, मध्य पूरा पाषाण की पहचान, नियंडरथल मानव मिले, खुरचनी बेधक संस्कृति है इसका नाम। अर्थात बेधक खुरचनी रंधे फलक जब भी कभी आपको दिखाई दे या नियंडरथल मानव की बात हो तो इसे खुरचनी बेधक संस्कृति भी कहा जाता है। उच्च पूरा पाषाण में मानव बना है होम, करनूल में है राख मिली, चित्र भीम बेटका के देख सहमो। अर्थात उच्च पूरा पाषाण में मानव अब होमोसेपियंस बन चुका था। करनूल की गुफाओं से पहली बार राख के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भीम बेटका की गुफाओं से कुछ गुफा चित्र भी प्राप्त होते हैं जिन्हें देखकर इंसान बिल्कुल सहम सा जाता है। इतिहास के पाषाण काल के दूसरे भाग को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। तो आइए उसे समझने का प्रयास करते हैं। मध्य पाषाण काल मेसोलिथ कहलाए, हथियारों में हंसिया आरी मिले और ये पैनी होती जाए, आदमगढ़ और बोगार पशु चराने जाए, बसने की प्रक्रिया शुरू, नवीन शर्मा समझाए। अर्थात मैं आपको समझाता हूँ कि मध्य पूरा पाषाण काल को मेसोलिथ काल भी कहा जाता है और यहाँ हथियारों में हंसिया और आरे का बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है और ये काफ़ी धारदार भी हो चुकी थी। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बोकारो राजस्थान में 2 स्थान हैं जहाँ पर पशु चराने की प्रक्रिया भी देखने को मिलती है, जो कि इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है। साथ में बसने की प्रक्रिया, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि बसने की प्रक्रिया किस काल में शुरू हुई है, तो आपको याद रखना है कि मानव के बसने की प्रक्रिया मध्य पाषाण काल में शुरू हुई है। मानव जीवन का सबसे क्रांतिकारी युग नवपाषाण काल था। आइए उसके बारे में जानते हैं। आग जलाई पहिया चलाया, भोजन पकाना लिया सीख, आग जलाई पहिया चलाया, भोजन पकाना लिया सीख, मेहरगढ़ में जो गेहूँ उगाया, मेहरगढ़ में जो गेहूँ उगाया, अब नहीं चाहिए प्रकृति की भीख। अर्थात मानव ने आग जलाना सीखा, पहिए का आविष्कार किया, भोजन को पकाना सीखा और मेहरगढ़ वह पहला स्थान था जहाँ इंसान ने खेती करना शुरू किया और इंसान ने जो जिसे यव कहा जाता है और गेहूं को उगाना शुरू किया। चकोर मकानों में रहूं, मरने के बाद बकरी को मैं खाऊं, चकोर मकानों में रहूं, मरने के बाद बकरी को मैं खाऊं, चिराद में हड्डी के हथियार बनाकर, बुर्जहों में गड्ढे के नीचे घर बनाऊं। इस ट्रिक को थोड़ा याद कीजिएगा। चकोर मकानों में रहूं, मरने के बाद बकरी को मैं खाऊं। चकोर मकानों का साक्ष्य और बकरी को इंसान के साथ दफनाने का साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से मिलता है। वहीं चिराद से हमें हड्डी के बने हथियार मिलते हैं और बुर्जहोम में मानव को गड्ढे के नीचे घर बनाते हुए रहते हुए पाया गया है। अब मैं स्वच्छंद हूँ, कोल्डी हवा से चावल लाऊं। मानव ने पहली बार स्वच्छंद होना नवपाषाण काल में शुरू किया। कोल्डी हवा में चावल का उत्पादन शुरू हुआ। ब्रह्मगिरी कलश समाधान करूं, ब्रह्मगिरी में कलश समाधान की शुरुआत हुई और इनाम गांव बसाऊं। तो आइए इस पूरी ट्रिक को दोबारा से एक बार याद करते हैं। आग जलाई पहिया चलाया, भोजन पकाना लिया सीख, मेहरगढ़ में जो गेहूं उगाया, नहीं चाहिए अब भीख, चकोर मकानों में रहूं, मरने के बाद बकरी को मैं खाऊं, चिराद में हड्डी के हथियार बनाकर, बुर्जहोम में गड्ढे के नीचे घर बनाऊं,
अब मैं सब छंद हूँ, कोयली हवा से चावल लाऊं, ब्रह्मगिरी कलश समाधान करूं, इनाम गाऊं बसाऊं। आशा है ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी।